नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। हिंदुस्तान का दिल जीतने के बाद अब मोदी ने अपना अगला टारगेट तय कर लिया है। यह टारगेट है एक विश्व नेता के तौर पर पहचान बनाने का, जिसके लिए मोदी ने अपना पहला कदम अपने शपथ ग्रहण के दिन से ही उठाने का फैसला किया है। दरअसल मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। जानकार मानते हैं कि मोदी की यह शुरुआत दरअसल विश्व के उन नेताओं की कतार में खड़े होने की है जिनकी खींची लकीर दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। नेहरू, इंदिरा, चर्चिल, लिंकन जैसे नेताओं की कतार में खड़ा होने के लिए अब शायद मोदी का अगला लक्ष्य तय है। आज की चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित कर अपनी भावी रणनीति का संकेत दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए खासतौर पर उन्हें आमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को आमंत्रित करने के पीछे मोदी का नजरिया बिल्कुल साफ है। मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो पड़ोसियों से बेहतर रिश्तों की शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या मोदी का मकसद सिर्फ इतना है? देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं बड़ा वही बनता है जिसने बड़ा सोचा हो और बड़ा लक्ष्य लेकर चला हो। देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी का अब तक का जीवन इस जुमले पर एकदम सटीक बैठता है। 4 बार मुख्यमंत्री रहे तो गुजरात मॉडल के तौर पर देश में अपना लोहा मनवाया, और अब जबकि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर आसीन होने वाले हैं तो टारगेट पहले ही तय कर लिया है। मोदी का मिशन वर्ल्ड, स्टेट्समैन की छवि की ख्वाहिश। 26 मई को जिस वक्त मोदी राष्ट्रपति भवन में देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे होंगे, उस वक्त दिलचस्प नजारा दिख सकता है। पहली बार ऐसा होगा जब सार्क देशों के प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। यकीनन पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक सामान्य शिष्टाचार है, लेकिन अगर गहराई से इसे समझने की कोशिश करें तो मोदी का अगला एजेंडा समझ में आ सकता है। देश में धाक जमाने के बाद अब मोदी की नजर दुनिया के उन गिने चुने कामयाब नेताओं की फेहरिस्त में शामिल होने की है, जिन्होंने अपनी कुशलता और नेतृत्व क्षमता के जरिए दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम की। फिर चाहे वो पंडित का निरपेक्ष आंदोलन की अगुवाई करने का इतिहास रहा हो, या फिर इंदिरा गांधी का आयरन लेडी का व्यक्तित्व, या फिर चर्चिल और लिंकन की शख्सियतों का, मोदी की नजर अब वहां है जहां से इतिहास में सुनहरा अध्याय लिखने का दायरा शुरू होता है। दरअसल मोदी जानते हैं कि देश को अगर विकास के रास्ते पर ले जाना है तो पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर रिश्ते जरूरी हैं। सीमा पार अगर तनाव की बजाय सद्भाव होगा तो सरकार की ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगेगी। मोदी की महत्वाकांक्षा दरअसल देश की सीमाओं के पार जाने की है, जिसकी शुरुआत वो सार्क देशों से कर रहे हैं। कुछ मामलों में मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों का अनुसरण भी कर रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की ऐतिहासिक पहल की थी। फिर चाहे वो लाहौर तक की बस यात्रा रही हो या फिर आगरा शिखर सम्मेलन। ये और बात है कि ये दोनों कोशिशें पाकिस्तान के भीतर चल रहे आंतरिक उठापटक का शिकार हो गई। लेकिन अटल जी की शुरुआत ने कहीं न कहीं एक बेहतर रिश्तों के सिलसिले की नींव जरूर डाली थी। ये और बात है कि आगे की सरकारें इस सिलसिले को कायम नहीं रख पाई। बात अटल जी की हो रही है तो उस दौर को भी याद करना जरूरी है जब जनता पार्टी की सरकार में अटल जी विदेश मंत्री हुआ करते थे, और विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी ने कई देशों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में अहम रोल अदा किया था। फिर चाहे वो वीजा नियमों में ढील देने का मामला रहा हो या फिर खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत करने का, जिसके परिणाम स्वरूप हज यात्रा में सहूलियतें बढ़ गई थी। इसके पहले भी अटल जी ने भारत चीन युद्ध के बाद चीन से रिश्ते सुधारने की पहल की थी। नरेंद्र मोदी विदेश नीति के मामले में अटल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए वैश्विक तौर पर अपनी शख्सियत की एक नई लकीर खींचना चाहते हैं। चुनाव के दौरान मोदी ने सार्वजनिक मंचों से कई बार भारत की विशाल आबादी की दलील रखते हुए सवाल उठाया है कि अगर चीन अपने मैन पावर के आधार पर विकसित देशों की कतार में खड़ा हो सकता है तो भारत क्यों नहीं। मोदी ने कई बार कमजोर विदेश नीति को लेकर भी तंज कसा है। अब सत्ता में मोदी हैं तो यकीनन उनकी निगाह उन तमाम मसलों पर है। मोदी भारत को उस दौर में ले जाना चाहते हैं
जब भारत शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया करता था और दक्षिण एशिया में एक बड़े नेता की भूमिका में खड़ा था, तो वहीं 1971 में इंदिरा गांधी के वक्त पूर्वी पाकिस्तान को जीतने के बाद भी जियो और जीने दो की नीति पर अलग देश का निर्माण कराकर इंदिरा गांधी ने एक मिसाल दुनिया के सामने पेश की थी। यकीनन मोदी का एजेंडा विकास के रास्ते हिंदुस्तान के श्रम का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लिए करके दुनिया के सामने देश की प्रतिभा का लोहा मनवाने का है, जिसकी अग्रणी भूमिका में वो खुद आना चाहते हैं ताकि मोदी का कार्यकाल सदियों के लिए एक नजीर बन जाए। मोदी की ये शुरुआत इसी का हिस्सा है। वासिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो मोदी की नजर दुनिया पर है और उसका एजेंडा भी हमने इस खबर के जरिए आपके सामने रखा। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। वाराणसी से आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर आर रमन जी हैं और नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर जाकिर साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी ने जिस तरीके से पहल की है सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने की, इसके राजनीतिक मायने किन किन दायरों में बढ़ते आप देख रहे हैं? देखिए, इसको मैं एक मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी मानता हूं और इससे कितने शिकार होंगे ये अभी भी हम नहीं तय कर पा रहे हैं। आने वाले कल में कितने शिकार होंगे और इस पॉलिसी को अगर सही ढंग से ले गए आगे और उनके साथ जितने भी लोग आ रहे हैं मंत्रिमंडल में, तो भारत को वो स्थान मिलेगा जिसकी चाह हम 10 साल से कर रहे थे। और शायद इस चीज को गुजरात में रहते हुए मोदी जी ने ये समझा था कि भारत कहां जाने के लिए चाहिए, कहां जाना चाहिए उसे और उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, ये इस पॉलिसी में दिखाई दे रहा है। इन्होंने सबसे पहले जो सार्क देशों को आमंत्रित किया है अपनी शपथ ग्रहण में, वो ये शो करता है कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों के लिए पहले है। अगर भारत का विकास होगा तो इसका शेयर जो है, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसके पड़ोसी राज्यों में होगा, जो कि पिछली पॉलिसी से बिल्कुल अलग होकर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी भारत में कुछ इस तरीके का होता था तो हम जो है अमेरिका, यूरोप और इन देशों को देखने लगते थे। हुसैन साहब, ये बताइए कि जो हमारे रिश्ते हैं वो चाहे पाकिस्तान के साथ हों या बांग्लादेश के साथ हों, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, ये दो ऐसे देश हम गिन सकते हैं इस बीच में जिनका बहुत ज्यादा उस तरीके का हिंदुस्तान के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है, लेकिन श्रीलंका का अपना एक अलग तरह का सिलसिला रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया। नेपाल में हाल ही में जो परिवर्तन हुए हैं उससे वहां की जो पुरातन धारणा थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति के लिहाज से क्या हम ये समझें कि जो सुरक्षा है, जो विस्तार है अफगानिस्तान खासतौर से, तो इसको समझने में कोई चूक तो नहीं हो रही है, या हमारे देश का जो बढ़ा हुआ कदम है, मोदी का ये जो कदम है, क्या उन देशों में भी वैसे ही इसको लिया जा रहा होगा जो सोच मोदी की है? जी, मेरे ख्याल से जो एक दो देश हैं जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इस चीज को कैसे देख रहे हैं ये अभी पूरी तरीके से उभर के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन और भी बकिया जो देश हैं वो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है संतुष्ट हुए हैं कि भारत ने पहली जो कदम उठाई है वो अपनी पड़ोसी देशों के मतलब सेंटिमेंट्स को समझ कर किया है। और इसमें जो बांग्लादेश की जो इश्यूज हैं और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, उनको भी एक नसीहत के तौर से ये है कि भारत ने तो कदम बढ़ाया है कि दोस्ती का, आइए हमारे साथ बैठिए, समझिए, हम मिलकर साथ करें। साउथ एशिया जो पूरे विश्व में 46% से ज्यादा लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, कुपोषण के शिकार हैं, यूथ पॉपुलेशन है, इनको कैसे एक्सप्लॉइट करके अपने ग्रोथ में कन्वर्ट किया जाए, तो ये एक पहला कदम है। अगर ये ठीक है, यानी उसका जो बेसिक यानी जो बॉटम लाइन होगी वो ग्रोथ ही होगी, विकास ही होगा। हम ग्रो करते हैं वाराणसी का आर रमन साहब हमारे साथ हैं। रमन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजनीति में बढ़ा हुआ एक कदम मुल्कों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल कर रख देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो विजन रखा है, सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से वो ढांचागत विकास के साथ साथ आखिरी आदमी की बात कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि दरअसल हिंदुस्तान का जो कैनवास है वो शायद उस जगह पर छोटा पड़ रहा है, और अगर ये सारे देश मिलकर के उसी लक्ष्य को पाने में लग जाएं तो नरेंद्र मोदी का और भारत का ज्यादा साधा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, पहले तो आंतरिक अर्थव्यवस्था में उनको अपने आप को स्थापित करना है और इस दृष्टि से उन्हें ऐसी कई नीतियां अपनानी होंगी जो एक्सपेक्टेशन है जनता का उनके प्रति, उनकी पार्टी के प्रति वो पूरी हो।
जहां तक एशियन कंट्रीज या सार्क कंट्री के परिदृश्य का प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक ब्रिक्स के एक मेजर पावर के रूप में भारत का उद्भव होगा और भारत और चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के रूप में आगे आएंगे, तो वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत का अपने आसपास के देशों के साथ क्या संबंध है और इन देशों के साथ मिलकर भारत एक कैसे अर्थव्यवस्था का कैसा निर्माण करता है, क्योंकि भारत का आर्थिक नेतृत्व इस पर निर्भर करेगा कि भारत के आसपास के जो देश हैं उनका नेतृत्व भारत किस प्रकार से कर पाता है, उनको अपने साथ मिलाकर उनका आर्थिक उत्थान में भारत की क्या भूमिका रह सकती है। और इस दृष्टि से मोदी जी का ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। रमन साहब, जो समस्याएं हिंदुस्तान की हैं उसी तरीके की समस्याओं से कमोबेश पाकिस्तान भी जूझ रहा है। वहां भी गरीबी है, मध्यम वर्ग तो है ही नहीं, वहां अपर क्लास है या लोअर क्लास है। बांग्लादेश की स्थिति भी वैसे ही है, श्रीलंका भी अपनी तरह से जूझ रहा है। तो हम क्या ये मान लें कि इस बात को नरेंद्र मोदी ने पकड़ा है और शायद इसी बात को लेकर के हिंदुस्तान की जनता अगर उनमें विश्वास जता सकती है तो कम से कम वो इन दुनिया के 7 मुल्कों पर भरोसा इसी लिहाज से कर रहे हैं, या कहना ये जल्दबाजी है? नहीं, देखिए ऐसा कहना तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि जहां तक आप भारत की तुलना कर रहे हैं पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो जितने भी विकासशील देश हैं कमोबेश उनकी स्थिति उनकी तो लगभग ऐसी ही बन रही है। वास्तव में मोदी जी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सार्क देश हैं, सार्क के बने हुए काफी वर्ष हो गए, अभी तक सार्क सही रूप में कुछ काम नहीं कर पा रहा है। मुख्य कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो आपसी संबंध है ये काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल रहा है इसके लिए। तो मोदी जी के आने के बाद एक जो भय था पाकिस्तान में कि शायद ये एक जो राइट विंग पॉलिटिक्स में कैसे पाकिस्तान के साथ संबंध क्या बनेंगे, आने वाले वर्षों में पाकिस्तान भारत के संबंध कहीं किस प्रकार से रूप लेंगे। मोदी जी ने ये पहले कदम में ये बात पाकिस्तान तक और उसके माध्यम से बांग्लादेश और दूसरे देशों में पहुंचाने की कोशिश की है कि भारत काफी हद तक जो नीति का अनुसरण, पंचशील या इस प्रकार की नीति का अनुसरण करता रहा है, उस पर आगे बढ़ेगा और इन सारे देशों को साथ लेकर बढ़ेगा। और मोदी जी के आने के साथ ये जो प्रयास है भारत का वो और मजबूत ही होगा। हुसैन साहब, ये बताइए कि आपने न्योता दे दिया जी, न्योता देने के बाद एक स्थिति ये बनती है कि कुछ लोग आए और हो सकता है कि कोई ना आ पाए। जिस तरह से जिस मौके की नजाकत है उसमें इसके क्या मायने होंगे? देखिए, इसके 2 मायने हैं। नंबर 1 ये है कि जैसे कि हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है पिक्चर कि कंट्रीज जो हैं ये है, जिसमें पाकिस्तान को हम फॉर एग्जांपल लेते हैं। अगर वो कंट्री नहीं आती है न्योता देने के बाद, जबकि नवाज शरीफ ने मोदी को इमीडिएटली इनवाइट किया कि जब कभी भी अनुकूल अवसर हो तो हमारे यहाँ आप विजिट करिए, अनुकूल अवसर की बात की है, जबकि हम जो है उनको बुला रहे हैं इसी वक्त, हम उनसे एक कदम आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। तो अगर नवाज शरीफ यहाँ नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आंतरिक शक्तियों के दबाव में होंगे। तो ये शो कर रहा है कि उनकी कंट्री, यानी आपके हिसाब से ये एक मौका है उन राष्ट्रों के लिए कम से कम कि वो, और हिंदुस्तान के समझने के लिए कि वो कितना आजाद है, वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपने मुल्क में कितने आजाद है एक अच्छी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेने के लिए। और मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ूंगा कि ये आखिरी मौका नहीं देना चाहिए। मोदी जी की जो सुलझी पॉलिसी है, जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, बल्कि 1-2 मौके देने चाहिए ताकि लोगों की समझ में आए कि हिंदुस्तान ने सिर्फ लिपापोती नहीं किया है, फिर लिप सर्विस नहीं किया है, बल्कि वो सीरियसली चाहता है कि अपने पड़ोसी देशों को इंगेज करके अपने विकास की जो धुरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सबके जीवन को सफल किया जाए। तो एक से ज्यादा हम चाहते हैं कि उसमें मौके और देने चाहिए। मौकों की गुंजाइश कितनी है? आरमन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय है, वैश्विक माहौल में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, उसमें नरेंद्र मोदी या सरकार की तरफ से उठाया गया ये कदम, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक नए युग की शुरुआत जैसा होगा, जिसमें एशिया करेंसी की अगर बात बहुत पीछे छूट गई थी तो उसकी गुंजाइश बनेगी, और जो मुल्कों के बीच ट्रेड होती है उसमें अगर कोई मुल्क ये सोच रहा था कि यहां नहीं कहीं और चलते हैं, 7 समंदर पार चलते हैं, तो एक अड़ोस पड़ोस में माहौल बनेगा? देखिए, इतनी जल्दी इतनी उम्मीदें पालना तो बहुत सही नहीं होगा। ये तो जो शुरुआत है जो मोदी जी की तरफ से की जा रही है, और इसका क्या परिणाम होता है, दूसरे देशों की नीतियां कैसे मोदी जी के आमंत्रण को किस प्रकार से लोग उसका अनुशीलन करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है।
जहां तक आप बात कह रहे हैं कि कॉमन करेंसी की सार्क देशों की, ये बहुत दूर की बात है अभी, क्योंकि जब आप किसी भी इकोनॉमिक यूनियन की बात करते हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि जो यूनियन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में राजनीतिक माहौल काफी अनुकूल हो, उनके बीच एक विश्वास का माहौल हो। अभी तक हम साफ्टा से साफ्टा तक ही नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी सेंसिटिव जो कमोडिटीज हैं उनकी लिस्ट काफी लंबी है। अभी तक देशों ने प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना ठीक ठीक शुरू नहीं किया है। उन एक दूसरे के वीजा के नियम उन बार बार वो कठोर करते जा रहे हैं। तो क्या हम रमन साहब, तो क्या हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं, तो क्या इसका मतलब हम ये समझें आप कि दरअसल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में अपनी छवि को सबसे बड़ा किया है, क्या वो चाहते हैं इन सारे कदमों के जरिए कि दुनिया में उनकी छवि इसी तरह की हो जाए? नहीं, इसको हम सिर्फ इस रूप में नहीं देख सकते कि वो छवि सुधारने की कोशिश है। इसको हम एक अनुकूल प्रयत्न के रूप में भी देख सकते हैं, जहां पर उन्होंने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि अब हम चाह रहे हैं कि जो पड़ोस के जितने भी राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर एक अनुकूल माहौल तैयार करें, जहां पर राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जो कि विवादास्पद मुद्दे हैं, उनकी भी चर्चा की जाए, और साथ ही साथ मिलकर हम एक इकोनॉमिक यूनियन बनाने की दिशा में हम काम करना। ठीक है, बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल ले लेता हूं। बिल्कुल, मेरे पास समय बहुत कम है। जाकिर साहब, ये बताइए कि हम तो तैयार हैं, इसका नमूना हिंदुस्तान ने लोकतंत्र के माध्यम से दिखा दिया। क्या जो बाकी के देश हैं जिन्हें हम आमंत्रित करें, जिन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, वो भी किसी बदलाव के लिए तैयार हैं? क्यों नहीं होंगे? उनके सामने भी हमारे से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो कॉमन है, हम बड़े उसमें हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमारे पास रिसोर्सेज भी सामने हैं, और हम विश्व के चौथे लार्जेस्ट नेशन की तरह इमर्ज भी हो गए हैं, और 2025 तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी हो सकते हैं। पीपीपी में ऑलरेडी हम हो चुके हैं। अगर वो हमारे साथ एक जो है आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी हम लेके चल रहे हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, हम दुनिया में अपनी मार्केट देख रहे हैं। हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे, ये मोदी जी अपना कद नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो ड्यू पोजीशन है वर्ल्ड में, रीजन में, उसको दिलाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जाकिर साहब आपका, और रमन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस बात को बहुत जरूरी है समझना कि हिंदुस्तान का जो कद होना चाहिए था, ये बहुत सारे आम लोगों में भी, किसी के पास जब कोई चीज आती है जिसको वो चाहता है तो कहते हैं साहब हमें हमारा हक मिला। हिंदुस्तान का भी तो हक है। इसके अलावा और देसी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अड़ोस पड़ोस में अगर कहीं लड़ाई होती है तो पड़ोसी ये कहता है कि भाई डायन भी साथ घर छोड़ देती है। तो उसी तरीके से मोदी भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान के आसपास के जो 6-7 देश हैं वो आपस में तो ना लड़ें। नमस्कार।